तो स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ तक, और आज जो टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, टेंशन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखें, लेट्स से जी ये मेरे पास एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के साथ मैंने एक स्ट्रिंग बांधी है और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक वेट जो है वो हैंग कर दिया है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। अच्छा, जब मैं इसको हैंग करता हूं तो जो वेट है, ठीक है जी, वेट ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब अगर मैं इसको एक्शन फोर्स कंसीडर करूं तो एट द सेम टाइम जो रिएक्शनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ वो अपीयर होगी इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में अपीयर होने वाली जो रिएक्शनल फोर्स है वो ये टेंशन की फोर्स है। वो क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। इसको अगर मैं मजीद सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। ठीक है, मैं अगर इसको लिख लेता हूं यहां पे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग कब? व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुल, ठीक है जी, या एक्सटेंशन, कि जब भी उसको एक्सटेंशन के लिए कोई फोर्स एक्सर्ट की जाएगी, उसको पुल करने के लिए कोई फोर्स एक्सर्ट की जाएगी, तब फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, तो वो जो स्ट्रिंग उस वक्त फोर्स एक्सर्ट करेगा वो टेंशन कहलाती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुल, ठीक है जी, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुल, उसको क्या कहा जाता है? टेंशन कहा जाता है। ठीक है, जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतनी ही टेंशन होगी। ठीक है, यूनिट इसका टेंशन का, क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको हम कैपिटल N कहते हैं, और टेंशन को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग में एक्सर्ट होने वाली वो फोर्स है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुल। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है, हमने मोशन ऑफ द टू बॉडीज which are moving vertically and are attached to the ends of inextensible string। दो बॉडीज हैं जो एक स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहा है। इस स्ट्रिंग के दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों एंड्स पे दो बॉडीज हमने हैंग की हुई हैं, और इन बॉडीज की जो वर्टिकल मोशन है, दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली ही मूव कर रही हैं, एक नीचे मूव कर रही है और एक ऊपर मूव कर रही है। हमने इस मोशन को स्टडी करना है और इस मोशन को स्टडी करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रही है या ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है, ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो सारा असेंबली है, ये जो सारा सेटअप है, इसको एटवुड मशीन कहा जाता है, इसको एटवुड मशीन कहा जाता है। ठीक है जी, तो एटवुड मशीन पुली और वेट्स की ऐसी अरेंजमेंट है जो आप यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। क्लियर है जी बात? सो हम इसको कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले देखें, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि जो बॉडी A है उसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी B। तो वेट ऑफ द बॉडी A, यानी वेट ऑफ द बॉडी A इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी B। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि वेट जो है दैट एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो W इज इक्वल्स टू mg, तो ये हमेशा वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और यहां पे भी आल्दो के बॉडी ऊपर मूव कर रही है, लेकिन वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अभी अभी हमने टेंशन के टॉपिक में पढ़ा है कि अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बॉडी ज्यादा बड़ी है, इसका वेट ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आ रही है, इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और अगर ये बॉडी लाइट वेट है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है। ठीक हो गया जी? अब हमने ओवरऑल देखना है कि इन बॉडीज के ऊपर कौन सी किस तरह से फोर्सेस लग रही हैं, और एट द एंड हम एक्सेलरेशन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर जी? तो मैं ये कहता हूं जी, सबसे पहले हम बॉडी ए को डिस्कस कर लेते हैं। नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। अच्छा,
देखें वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो हैं तो दोनों फोर्सेस ही ना, लेकिन बॉडी क्योंकि नीचे मूव कर रही है, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है जो नीचे फोर्स लग रही है वो ज्यादा है और ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कम है। समझ रहे बात को? नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा है तभी तो बॉडी नीचे मूव कर रही है, और ऊपर लगने वाली फोर्स कम है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो मेरे पास आएगी वो m1g माइनस टी, मैं उसको लिख सकता हूं, ठीक है, मैं उसको m1g माइनस टी लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि ये है तो फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन ये बड़ी फोर्स है, इसलिए बड़ी फोर्स में से मैंने छोटी फोर्स को माइनस कर दिया। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा F इज इक्वल्स टू एम ए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फोर्स है, तो इस फोर्स को मैं एम ए के इक्वल कर सकता हूं, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, फोर्स है ना, तो मैं m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, तो क्योंकि बॉडी ए है, बॉडी 1 है, तो मैं इसको मैस 1 है, तो मैं इसको m1a लिख सकता हूं, ये m1 है, ये m2 है, ठीक हो गया। तो मैंने देख लिया कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। बॉडी बी के ऊपर अगर हम फोर्स देखें तो बॉडी बी जो है ये अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ये ऊपर मूव कर रही है, तो ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा है, और ऊपर कौन सी फोर्स, ऊपर कौन सी फोर्स है, वो टेंशन है। तो मैं अगर नेट फोर्स ऑन बॉडी बी लिखूं तो अब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है यानी टेंशन ज्यादा है, तो मैं बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगेन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये देखें ये फोर्स ही है ना, तो F इज इक्वल्स टू एम ए मैं लिख सकता हूं, तो F की जगह अगर मैं T माइनस m2g लिख दूं और ma यानी m2a लिख दूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट मुझे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूं, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और दूसरी इक्वेशन है t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। इनको मैंने ऐड कर लेना है, ये t से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से मैं g कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 और g कॉमन। यहाँ से अगर मैं देखूं तो m1 प्लस m2 और क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, ठीक हो गया। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, या हम जिसको कहते हैं डिवाइडिंग m1 प्लस m2 ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं इस तरह से लिख लूँ तो मैं इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू a। ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी A डाउनवर्ड मूव करेगी या बॉडी B अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो हमने कहा ही ये था कि हम यही एक्सेलरेशन तो फाइंड करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो हम फाइंड करना। लेकिन हमारा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, पुली फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, ये हमने सब कुछ एज्यूम किया हुआ है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अगर मैं इसमें g की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो g की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। मैं g को यहां रहने दूंगा, बाकी सब चीजों को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाता हूं, ठीक है। तो g की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो g इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a, और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली और g की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्लियर होगी बात? थर्ड जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है टेंशन। हमने इस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे मूव कर रही है, अब रह गई है ये टेंशन। ये टेंशन हमने फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी।
देखें नेट फोर्सेस तो यही रहेंगी, बॉडी ए के ऊपर और बॉडी बी के ऊपर। टेंशन फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड कर लेता हूं, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a डिवाइडेड बाय m2a। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ पे ही कैंसिल कर देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए आगे चल के। बाकी जो रह गए हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो m1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं t माइनस m2g के साथ, m2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा m1g माइनस t के साथ, ठीक है जी। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल्स टू, इसको अगर करूँ तो ये हो जाएगा m1 m2g और ये हो जाएगा माइनस m2t, ठीक है। मैं टेंशन की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेता हूँ और g की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो m1t प्लस m2t इज इक्वल्स टू m1 m2g, ये यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा m1 m2g। क्लियर हो गया जी। टेंशन यहाँ पे कॉमन आ रही है तो m1 प्लस m2 टेंशन फाइंड कर ली, 2m1 m2g। क्लियर हो गई बात, कॉमन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन को यहाँ पे ही रहने देता हूँ, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वेशन के वहाँ पे ही छोड़ दें, बाकी जो कुछ भी है उसे इक्वेशन के उठा के दूसरी तरफ लें। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये टेंशन है जो इस स्ट्रिंग में इस वक्त प्रेजेंट है, उसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। हमने इक्वेशंस को सिर्फ जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। और भी तरीका है, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करके जो आपने यहाँ पे फाइंड की थी पहले, आप उसको पुट कर दें, लेकिन ये सिंपल है तो हम इसको देख लेते हैं। क्लियर होगी जी। सो ये केस 1 हमने स्टडी किया है जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी और हमने उनकी एक्सेलरेशन और टेंशन देखी है। अब जो केस 2 है उसमें एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, उसकी भी हम डायग्राम के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। ओके, अब बेटा जो सेकंड केस है जी वो हमारे पास इस तरह से है कि पहले हमारे पास दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही थी, उसी तरह फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही थी। तो यहाँ पे अब अगेन हमारे पास वही केस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेकिन अब जो बॉडी है, बॉडी ए जो है वो वर्टिकली, एक बॉडी जो है वो वर्टिकल मूव कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जो बॉडी बी है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल ऑन द सरफेस, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है ऑन द सरफेस। हमने अज्यूम किया हुआ है कि इसमें भी फ्रिक्शन नहीं है, इसमें भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं केस 2 in which one body moves vertically downward and the other moves horizontally on the smooth surface, ठीक है, passing over the frictionless pulley, वो हमें पता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन का क्या रिलेशन है और इस केस में और पिछले केस में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले बॉडी ए को स्टडी करते हैं। देखें, बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड, हमें पहले ही पता है कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर मैं इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करूं, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए वो कितनी है, देखें बॉडी नीचे मूव कर रही है ना, तो इसका मतलब है नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा है और ऊपर लगने वाली फोर्स कम है, यानी m1g इज ग्रेटर देन t। तो मैं बड़ी फोर्स में से m1g माइनस टी इस तरह से लिख सकता हूं, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल्स टू एम ए, तो ये फोर्स है ना, तो मैं फोर्स की जगह m1g माइनस टी लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू एम ए की जगह m1a लिख सकता हूं, क्योंकि बॉडी
मैस यानी m1 है ये, ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, अब अगर हम बॉडी बी पे देखें, ये तो था बॉडी ए के, बॉडी बी को देखते हैं आप कि इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। देखें बॉडी बी जो है इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है जी, नंबर 1 वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरा रिएक्शनल फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन के रूल के मुताबिक दूसरी ये वो रिएक्शनल फोर्स है जो अपोजिट इन डायरेक्शन लग रही है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो ये आर यानी रिएक्शनल फोर्स, ठीक हो गया। और तीसरी फोर्स है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, तीसरी फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा देखें, जो पहली 2 फोर्सेस हैं वेट और उसका रिएक्शन, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसके ऊपर बॉडी का कोई इंपैक्ट नहीं है। हां, जो मोशन है बॉडी की वो किस वजह से है? वो इस टेंशन की वजह से है। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो कौन सी है? वो टेंशन है। जो बाकी फोर्सेस हैं वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो वो नेट फोर्स में नहीं कंसिडर हो रही। तो नेट फोर्स जो बॉडी बी के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, वो कौन सी है? वो टेंशन है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, ये इक्वेशन 1 है, अगर मैं बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स है उसको इस तरह से लिख लूं, वो कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन की है। तो F यानी ये क्या है? ये F है। F इज इक्वल्स टू ma m2a, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 होगी। मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। इस तरह लिख लें, या जिस तरह हमने पहले लिखा था आप उस तरह लिख लें, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, t इज इक्वल्स टू m2a। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और m1g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a ये आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो m1g इज इक्वल्स टू m1a कॉमन ले लेता हूं, m2 कॉमन आ गया। अब ये क्योंकि फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसको इक्वेशन के एक तरफ छोड़ देते हैं और बाकी सब चीजों को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिससे बॉडी A डाउनवर्ड मूव कर रही है इन केस व्हेन वन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अदर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस। तो ये एक्सेलरेशन हो गई। अब हमने फाइंड करनी है टेंशन। अच्छा देखें, बॉडी बी के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी थी? T इज इक्वल्स टू m2a। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये टेंशन है। टेंशन किसके इक्वल है? m2 और a के इक्वल है। क्लियर होगी बात। अब अगर एक्सेलरेशन जो अभी मैंने फाइंड की है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टेंशन की यही इक्वेशन है हमारे पास। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ये अगर इक्वेशन 2 है तो t इज इक्वल्स टू m2, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मैंने अभी फाइंड की थी वो क्या थी? a इज इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। इस a की वैल्यू को उठा के मैंने यहां पे पुट कर देना है। तो ये आ जाएगी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो ये हो जाएगी t इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय
जी। तो ये वो टेंशन है जो इस स्ट्रिंग में है व्हेन द बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस। क्लियर है बात? तो हमने केस 2 में एक बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवाया है और एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस मूव करवाया है और दोनों के एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड कर लिया है इस तरह से। सिंपल सा मेथड है। सो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल भी या तो पूछा जा सकता है या ये डेरिवेशन कोई एक केस पूछा जा सकता है। तो इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो फोर्स और मोमेंटम का है। तो लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड मोमेंटम। अच्छा देखिए, फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि लेट से एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है और आफ्टर द टाइम t गुजरने के बाद उस जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी vf हो गई है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब डेफिनेटली इस बॉडी का कोई मास तो था, तो मैं इसको अगर इस तरह लिख लूं, ठीक हो गया। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर द टाइम t, या व्हेन वी अप्लाई द फोर्स आफ्टर द टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम vf। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये तो mv है, ठीक है। तो mv क्या है? मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो एक्चुअली उसका इनिशियल मोमेंटम था और फिर टाइम गुजरने के बाद जब वो vf पे पहुंची तो वो एक्चुअली उसका फाइनल मोमेंटम था। ठीक हो गया? वो उसका क्या था? फाइनल मोमेंटम था। तो अगर मैं इस कहानी को इस तरह से कह दूं कि लेट द बॉडी ऑफ मास m moving with the initial velocity vi after the time t its velocity becomes vf, ठीक है। So mvi can be considered as the initial momentum and mvf can be considered as the final momentum। ठीक हो गया? तो मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं कि इनिशियल मोमेंटम pi is equals to mvi, फाइनल मोमेंटम is equals to mvf, मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहूं तो मैं फाइंड कर सकता हूं यहां से लेकर यहां तक। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? ठीक है। तो चेंज किसके बराबर है? pf माइनस pi और फाइनल क्या है? mvf माइनस mvi। तो चेंज इन मोमेंटम यानी pf माइनस pi इज इक्वल्स टू mvf माइनस mvi। अच्छा, ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमने ये बात दूसरे चैप्टर में सीखी थी कि जब भी फिजिक्स में रेट का वर्ड आता है तो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम बात कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो मैं इसको t से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय t। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू m में अगर कॉमन ले लूं, ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्योंकि मैंने इसको t से डिवाइड कर दी। मैं m कॉमन ले लेता हूं, क्या बच जाएगा? vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू m। सेकेंड चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर होगी बात? तो मैं इसकी जगह यानी vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t को एक्सेलरेशन है,
तो मैं इसकी जगह पे ए लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। अच्छा, अभी हमने क्या कहा था सेकंड लॉ में, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर ये एम ए है तो मैं एम ए की जगह फोर्स लिख सकता हूं। बात समझ रहे हैं आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी था। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि वो एक्सेलरेशन है, मैंने उसकी जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया। अब जब एम ए की इक्वेशन आई मेरे पास तो मुझे पता चला कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी मैं एम ए की जगह पे F लिख सकता हूं। तो मैं लिख के देखता हूं, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू एफ। ठीक हो गया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा। द रेट ऑफ चेंज, हम एक्चुअली पढ़ ही तो यही रहे थे, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन ही तो पढ़ रहे थे कि कम होने से ज्यादा होगा या कम होगा या वट एवर, जो भी इनवर्स है, डायरेक्ट है, जो भी रिलेशन है। तो हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखें ये चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, और जब मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो मैंने उसको टी से डिवाइड कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब यह है कि हम जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है जी? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मोमेंटम का जो यूनिट है वो भी हम लिख लेते हैं, मोमेंटम का यूनिट है ns। ये ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर पूछा जाता है, सो आपको ये जो है अंडरलाइन कर लेना है कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ns, कैपिटल NS। ठीक है जी? S स्मॉल है। सो ये रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम का। क्लियर है बात?